गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे सरल आवर्त गति की, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी अपन ने जितने भी लेक्चर लिए हैं वेव मोशन में, उसमें वेव का ही एक रूप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो तरंगें होती हैं वो गति करती हैं वेव फॉर्म में, और उसी वेव फॉर्म में एक वेव बनती है सरल आवर्त गति के रूप में। अर्थात कोई भी गति है वो एक निश्चित समय के बाद में एक निश्चित पथ पर आवर्ती रूप से समय के बाद में रिपीट होती है, तो वो सरल आवर्त गति है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सरल आवर्त गति से आप क्या समझते हैं, यह क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। जब भी कोई एक कण है, ध्यान रखिए यहाँ पर अपन कण की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब अपन ने बात ही वेव की थी, तरंग की थी, जो तरंग है वो किस प्रकार से थी। कोई भी कण है एक माध्यम में, माध्यम का कोई कण है, वह अगर कंपन करता है या एक निश्चित पथ पर वह गति करता है तो वह एक वेव फॉर्म बनाता है, जिसमें एक विक्षोभ या एक डिस्टर्बेंस है वह समय के सापेक्ष आगे बढ़ता है। तो उसी में अपन बात कर रहे हैं। जो कण है वह सरल आवर्त गति में कि सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गति करता है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि वह एक सिंपल लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं अपन। तो सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गति करता है जो उसी सरल रेखा पर स्थित बिंदु की ओर दिष्ट हो। तो आप इसको यूँ देखिए कि कोई भी एक कण है, अगर वह किसी साम्य अवस्था के इर्द गिर्द इस प्रकार से गति कर रहा है कि उसकी जो गति है वह निश्चित पथ पर है और एक फिक्स टाइम के बाद में, निश्चित समय के बाद में वह आवर्ती रूप से पुनरावृत्ति कर रही है, तो उसकी सरल आवर्त गति होगी। ध्यान रखिए उसमें बल है, जो कण पर लगने वाला जो बल है वह कण की गति के विपरीत दिशा में होगा। अर्थात अगर कण है वह साम्य अवस्था से अगर किसी दूरी पर जा रहा है तो उस पर जो बल है वह बल उसको वापस साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। इसके लिए आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए डायग्राम, कर्सर को देखिए। तो यहाँ पर ए और बी एक मैंने सिंपल लाइन ली है। इस सिंपल लाइन पर लीनियर मोशन के तहत, और यहाँ पर देखिए एक बिंदु ओ है, साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था पॉइंट है, इसको सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं अपन। और इससे पी पॉइंट पर, अर्थात साम्य अवस्था वाले बिंदु से पी पॉइंट पर जो अक्ष दूरी पर है, कण किसी समय टी पर है, तो किसी समय टी पर कण यहाँ पर है। तो जब कण है वह ओ से पी की तरफ और पी से फिर बी की तरफ गति करता है, फिर पुनः बी से वापस पी और ए की तरफ गति करता है। तो जब कण है वह ओ से पी की तरफ गति करता है या पी से बी की तरफ गति करता है, तो उस पर एक ऐसा बल लगता है जो हमेशा उस कण को पुनः स्थिति ओ पर लाने की कोशिश करता है। अर्थात कण की गति है उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है। तो जब कोई भी कण है वह सरल आवर्त गति अगर करता है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसका जो समीकरण, अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, वह होता है U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। जहाँ पर के है उसको बल नियतांक या वेव नियतांक बोलते हैं अपन के। और ये आया कहाँ से, यह आया है हुक के नियम से। जब अपन ने सेमेस्टर प्रथम में या फिजिक्स का जो 102 अप्लाइड फिजिक्स है उसके बिगिनिंग लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी एक सिस्टम है उस पर अगर कोई बल लगाया जाता है तो उस पर लगाया गया जो बल है वह उस पर जो खिंचाव उत्पन्न होता है उसके समानुपाती होता है और विपरीत दिशा में होता है। तो F बराबर माइनस के एक्स, यहाँ पर माइनस साइन है, वो मैंने अभी बताया था। जब भी कोई कण है वह संतुलन बिंदु से दूर की ओर जाता है तो बल की दिशा है वह संतुलन बिंदु की तरफ ही रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि हमेशा जो अप्लाइड फोर्स है इस पर लगा जो बल है वह उस कण को, उस सिस्टम को, निकाय को हमेशा मूल बिंदु की ओर ले जा सके। तब अगर ऐसा है तब उस कण पर लगने वाला बल है वह हुक के नियम से होगा और वह कण गति करेगा। तो कण अगर गति करता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण होने के कारण से उसमें न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जो बल होगा वह होगा F बराबर एम ए। यहाँ पर ए क्या है, त्वरण है, एक्सीलरेशन, एम है वो मास है। तो अभी यहाँ पर जो F बराबर एम ए है उसको अपन लिख सकते हैं एम एक्स डबल डॉट। ये एक्स नहीं है, ये एक्स डबल डॉट है, इसके ऊपर दो डॉट हैं, तो इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं इसको अपन। तो एक्स डबल डॉट है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ वापस F बराबर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अर्थात डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो गया है, पोजीशन का समय के सापेक्ष 2 बार अवकलन, तो वह उस त्वरण को बताता है।
और जो फोर्स मैंने बताया जो उसको वापस कण को मूल बिंदु की तरफ या संतुलन बिंदु की तरफ लाने की कोशिश करता है, दैट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल उसको बोलते हैं। अब F बराबर माइनस के एक्स बराबर एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक समीकरण हो गया। तो इस समीकरण को अगर हल करते हैं तो हमें सरल आवर्त गति के बारे में जितनी भी जानकारी रिक्वायर्ड होती है वो सब अवेलेबल होती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स बराबर 0 किया। अब m को डिवाइड कर दिया तो x डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यह एक 2 डिग्री का अवकल समीकरण हो गया है। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स बराबर 0। यहाँ पर के बाई एम है वह एक इसकी जो विमा है वह एक इस प्रकार की राशि को डिसाइड करती है, डिफाइन करती है, जिसको अपन जो भी निकाय है सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर इसको लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर इसको वेलोसिटी के बराबर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो यह है ओमेगा 0 स्क्वायर, चूँकि एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो यह हो गया परफेक्ट एक सरल आवर्त गति का समीकरण। इसको अपन हल कर सकते हैं और यह जो समीकरण है वह समय और स्थिति दोनों का फंक्शन है। अब अभी अपने देखिए यह जो समीकरण पढ़ा है लास्ट में जो भी ब्रैकेट में है, इस समीकरण का अपन हल करेंगे, अर्थात यह अपन जो अवकल समीकरण है उसको अपन हल करते हैं। तो वह जो कण का वेग आएगा दोलक का वेग आएगा, क्योंकि जो कण है वह दोलन कर रहा है एक प्रकार से, तो कण को ही मैं दोलक यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ओमेगा है वह उस दोलक की है वह नेचुरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा 0। तो एक्स डबल डॉट बराबर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स है अपना इक्वेशन। इसको अपन सॉल्व करना चाहते हैं, इसका वेलोसिटी ज्ञात करना चाहते हैं सिस्टम का। तो देखिए इसकी वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ मैं डी एक्स अपॉन डी टी का गुणा कर देता हूँ। डी एक्स अपॉन डी टी का मतलब एक्स डॉट, तो मैंने देखिए यहाँ पर दोनों तरफ गुणा किया है, तो गुणा करने के बाद में ये हो गया एक्स डॉट एक्स डबल डॉट बराबर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स डॉट। अब यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी किया है, यहाँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर कर दिया है बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी। अब किसी भी चीज़ का अपन अवकलन करते हैं तो उसको आप इस अवकलन के अंदर भी ले सकते हैं अपने डिजायरेबल फार्मूला प्राप्त करने के लिए। तो देखिए मैंने क्या किया है कि डी एक्स अपॉन डी टी है, इसको इस अवकल सिंबल के अंदर ले लिया जो संकारक ऑपरेटर है डी अपॉन डी टी के। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी अगर नॉर्मली सूत्र होता है कि कोई भी एक्स की पावर n है और उसका अवकलन करते हैं तो होता है n x n माइनस 1। लेकिन अगर n x n माइनस 1 का वापस अगर मैं अवकलन के अंदर उसको लेना चाहता हूँ तो वह x की पावर n हो जाएगा, था फंक्शन है वह मूल फंक्शन है वह x की पावर n बन जाएगा। तो ठीक ऐसे ही जब मैं इस पूरे सिस्टम को एक ऑपरेटर के अंदर लेना चाहता हूँ डी अपॉन डी टी के अंदर, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, और इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 का मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ओमेगा 0 स्क्वायर कर दिया और डी अपॉन डी टी किया, एक्स स्क्वायर इसको अंदर ले लिया और इस स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए 1/2 से गुणा कर दिया। अब इस सिस्टम का मैंने ले लिया है अवकलन समाकलन इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये अवकलन का जो संकारक का जो ऑपरेटर है वो हट जाएगा डी बाई डी टी, और यह आ जाएगा 1/2 डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अल्फ़ा का मान अपन अब ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेग है, और जो अल्फ़ा है वह है समाकलन नियतांक है। तो अल्फ़ा समाकलन नियतांक का मान ज्ञात करने के लिए देखिए जब x का मान मैं a लेता हूँ, a बरा का मतलब होता है यहाँ एम्पलीट्यूड, जब x का मान मैं एम्पलीट्यूड के रूप में लेता हूँ तो क्या होगा, जहाँ पर जो विस्थापन है वह आयाम की पोजीशन में होता है अर्थात अधिकतम विस्थापन होता है, तो वहाँ पर वेग 0 होता है, तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वह 0 हो गई है, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर बटे 2 a स्क्वायर प्लस अल्फ़ा विद माइनस साइन है। तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर बटे 2, ये मान रख दीजिए। ये मान रखेंगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 1/2 डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर बटे 2। डी एक्स अपॉन डी टी क्या वेग है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर, ब्रैकेट में कॉमन लिया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर वी बराबर प्लस माइनस ओमेगा 0 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बता सकते हैं देखिए एक सिंपल सी चीज़ आपकी मैथमेटिक्स की भी है ये काम की चीज़,
अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, इस इक्वेशन की, ये वाली इक्वेशन की मैं बात करूँ, तो बता सकते हैं v और x मतलब वेग और पोजीशन है, उनके बीच में किस प्रकार का ग्राफ आएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो वेग और पोजीशन है, उसका ग्राफ कैसा आएगा। अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ग्राफ प्लॉट किए थे, वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, फोर्स के, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट के, समय के सापेक्ष। तो अभी पोजीशन का ग्राफ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये v स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में रहता हूँ और इसको v स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर करता हूँ। तो ये आ गया है एक प्रकार का, बता सकते हैं कैसा ग्राफ आएगा। कैन यू गेस स्टूडेंट। आपने इलिप्स या सर्किल का नाम सुना है। कोई भी अगर वृत्त का समीकरण होता है तो वृत्त का समीकरण कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अगर वह मूल बिंदु पर है तो। और अगर उसकी जो एक्सिस है वो बराबर नहीं है तो उसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो वह होता है एलिप्स, दीर्घवृत्त। तो यह दीर्घवृत्ताकार रूप से गति करता है अपन, एक प्रकार से यूँ मान सकते हैं यहाँ पर। अब उसका विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो विस्थापन ज्ञात करेंगे तो अपने पास में वेग आया हुआ है तो विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इस इक्वेशन का वापस समाकलन करेंगे, डी एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म लेके आइए, ओमेगा 0 में डी टी ले जाइए। अब देखिए डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटीग्रेशन बराबर ओमेगा 0 इंटीग्रेशन डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन होगा, वो होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा डेस। अल्फा डेस क्या है, अल्फा डेस इज अगेन इंटीग्रेशन साइन। तो अल्फा डेस का मान ज्ञात करने के लिए वापस अपन चाहें तो यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि जब x बराबर a है, जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है अर्थात जब कण है वह अपनी मूल पोजीशन में है स्टार्टिंग में साइन वेव के रूप में, तो x बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 होने का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब होगा π/2, अर्थात साइन के किस मान का मान 1 आता है, तो साइन 90 का मान 1 आता है। तो यहाँ पर अल्फा डेस बराबर π/2 लिख सकते हैं अपन। तो ये इक्वेशन बन गया अपना। अभी अपन केवल अल्फा डेस के रूप में लिख रहे हैं, तो x बराबर a साइन ओमेगा 0 t प्लस अल्फा डेस, ये अपना एक नया इक्वेशन आ गया विस्थापन का। जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, वो क्या रहा था, x बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई पढ़ा था, तो वो फाई की जगह यहाँ पर अल्फा डेस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज द फेज डिफरेंस। अभी जो इक्वेशन दी गई है वेव की इक्वेशन सरल आवर्त गति के रूप में, उसका टाइम पीरियड आवर्तकाल ज्ञात करते हैं। तो अपने पास में विस्थापन दिया गया है, तो विस्थापन के द्वारा अपन ये सारी की सारी चीज़ें आपको एग्जाम में एज ए न्यूमेरिकल या एज ए डेरिवेशन पूछी जाती हैं। तो विस्थापन से अपन टाइम पीरियड ज्ञात कर सकते हैं। एक्स बराबर a साइन ओमेगा 0 t प्लस अल्फा डेस है। अब देखिए अपन को पता है साइन थीटा का मान है वो अलग अलग पाद में अनचेंज रखना है, तो उसमें 2 पाई जोड़ना पड़ेगा हमेशा। 2 पाई का मतलब होता है कि साइन हमेशा वापस साइन के साथ में प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। तो साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर साइन n पाई प्लस थीटा, जहाँ 2 पाई n प्लस थीटा, तो n बराबर 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा बराबर साइन 2 पाई प्लस थीटा कर दिया। इसका मतलब ये हो गया है इस इक्वेशन में, अगर मैं इसमें 2 पाई और जोड़ देता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पाई नहीं जोड़ने में फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने ऑलरेडी इक्वेशन के बाद डिस्कस किया था। कोई इक्वेशन है उसका टाइम पीरियड अगर वह t है तो उसके रेस्पेक्ट में उसमें एंगल बनेगा 2 पाई का, अर्थात 2 पाई के बाद में वह जो इक्वेशन है वह वापस रिपीट होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिए। तो मैंने नया इक्वेशन लिखा है यहाँ पर, देखिए ये नया इक्वेशन अपना आ गया x बराबर a साइन ओमेगा 0 t प्लस अल्फा डेस प्लस 2 पाई। अब इसमें ओमेगा 0 मैंने कॉमन ले लिया, तो हो गया x बराबर a साइन ओमेगा 0 इंटू टी प्लस 2 पाई बटे ओमेगा 0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेस। अब मैंने t प्लस 2 पाई बटे ओमेगा 0 है, इसको मैंने नया टाइम बता दिया, वो है t डेस। तो नया इक्वेशन बन गया अपना x बराबर a साइन ओमेगा 0 t डेस प्लस अल्फा डेस। अब देखिए किसी समय t के ऊपर इक्वेशन थी वो ये वाली थी, और किसी समय t डेस पर इक्वेशन है ये वाली है। इसका मतलब t से t डेस के बीच में टाइम चेंज हुआ है। तो टाइम चेंज कितना हुआ है, t डेस माइनस t, क्योंकि t डेस बड़ा है यहाँ पर, तो t डेस माइनस t है, उसका मान देखते हैं किसके बराबर आता है, तो उसका मान निकालते हैं अपन। और चूंकि उसके बाद में इक्वेशन भी सेम वैसी आती है, देखिए ये इक्वेशन जो आई है इसका जो शेप आएगा ये वाली इक्वेशन देखिए, x बराबर a साइन ओमेगा 0 t डेस प्लस अल्फा डेस है।
यह एक्स बराबर ए साइन ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश जैसी ही आ रही है, मतलब टी डैश का ये फ़र्क है बस कि बाकी इक्वेशन वैसी आ रही है, अर्थात वह इक्वेशन सेम उसी पाथ को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब टी डैश माइनस टी है वह टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि वह टी से टी डैश टाइम आने पर इक्वेशन वापस रिपीट होती है। तो कैपिटल टी बराबर टी डैश माइनस टी डैश का मान रखो, टी डैश इज इक्वल टू क्या है, टी प्लस ओमेगा जीरो बटे 2 पाई माइनस टी हो गया, अब टी से टी कैंसिल, तो टी कैपिटल टी बराबर 2 पाई ओमेगा जीरो आ गया है। तो टी बराबर 2 पाई ओमेगा जीरो आने का मतलब ये हुआ कि ये इसका आवर्तकाल के बराबर होगा, इक्वेशन का आवर्तकाल ऐसा अपन लिख सकते हैं। अभी देखिए अपन बात कर रहे हैं जो भी सरल आवर्त गति कर रहा है सिस्टम का, उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए, वापस उसी ग्राफ को देखिए, एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, उस पर कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर वैल्यू दे रखी है, वह है ओ, उसके रेस्पेक्ट में किसी समय टी के ऊपर पोजीशन एक्स पर कण पी बिंदु पर है, अब पी से वह क्यू की तरफ गति कर रहा है, क्योंकि ओ पी है वह एक्स है, तो पी क्यू है डी एक्स मान लेते हैं किसी समय डी टी के लिए। तो अगर वह क्यू की तरफ गति करेगा तो उस पर एक विपरीत दिशा में रिस्टोरिंग फोर्स, जिसे अपन प्रत्यानयन बल बोलते हैं, वो लगता है, जो कण को वापस साम्य अवस्था की तरफ लाने की कोशिश करता है, अर्थात कण की गति की दिशा के विरुद्ध एक बल लगता है, अर्थात जो कण पर कार्य कर रहे हैं वह कार्य बल के विरुद्ध होता है, अर्थात बल नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ डी एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 पर ओ और एक्स पर यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो अपन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस के आधार पर लेते हैं, तो u माइनस यू जीरो, तो यू जीरो क्या है ओ बिंदु पर और u क्या है एक्स बिंदु पर। अब देखिए, तो एट टाइम ओ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी यू जीरो मान रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं इजीनेस करने के लिए, आसानी के लिए, अपने डेरिवेशन के लिए अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को अपन जो भी रेफरेंस में मान रहे हैं उसमें जीरो मान लिया, जीरो इसलिए कि पोटेंशियल उसी के रेस्पेक्ट में अपन आगे मेजर करेंगे। तो अगर बिंदु ओ के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है वह जीरो है, तब u बराबर के इंटीग्रेशन 0 से x डी एक्स, क्योंकि f बराबर माइनस के एक्स होता है, हुक के नियम के अनुसार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि अपन ने डिस्कस किया था। अब देखिए अपने पास में x बराबर ए साइन ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश है, और वैल्यू दी गई है u की, u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x का मान रख दीजिए, तो u बराबर हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश। ओमेगा जीरो स्क्वायर बराबर क्या है, k बाई एम, तो k बराबर एम ओमेगा जीरो स्क्वायर, तो वैल्यू आ जाएगी u बराबर हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा। अब इस इक्वेशन को देखिए, जो लास्ट वाली इक्वेशन है अपने यहाँ पर, ये देखिए जो कर्सर इक्वेशन है कर्सर पर, यह है किसी समय t पर किसी कण की पोटेंशियल एनर्जी, यह विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है, समय पर निर्भर करती है। देखिए क्योंकि यहाँ पर आयाम अधिकतम, अब u का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, तो इस इक्वेशन के अनुसार u का अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हो। तो u का अधिकतम और न्यूनतम मान है वो डिपेंड करेगा साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश की वैल्यू पर। तो साइन का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान 0 होता है, तो साइन का न्यूनतम मान 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी न्यूनतम कितनी हो जाएगी 0, तो u मिनिमम बराबर 0, जब ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश बराबर 0 है, या 2 पाई है या 4 पाई है। अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम जब होगी जब साइन थीटा का मान है वह 1 होता है, तो u मैक्सिमम हो जाएगी हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सॉरी एक्स स्क्वायर ना होकर ये ए स्क्वायर है, इसको ध्यान रखिए ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं, इसको ए स्क्वायर है, हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, जब ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश बराबर पाई बाई 2 होगा। अब ये न्यूनतम और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा आ गई है, तो आप न्यूनतम और अधिकतम आने के बाद में उसका अपन एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो एवरेज का मतलब ये होगा न्यूनतम प्लस अधिकतम डिवाइडेड बाई 2, तो जोड़िए देखिए 0 प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हाँ 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इसकी वैल्यू आती है, तो अपन यही याद करेंगे। देखिए अब अपन करेंगे माध्य स्थितिज ऊर्जा, माध्य पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन ने ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है। अब माध्य का मतलब है समय के ऊपर, न कि पोजीशन पर। पोजीशन के लिए माध्य होगा कि ये एक चक्कर दूरी के लिए माध्य ऊर्जा और एक चक्कर समय के लिए माध्य ऊर्जा, तो जितनी भी टोटल ऊर्जा होगी वो ज्ञात करेंगे और उसमें एक चक्कर में लगा समय का भाग दे देंगे। तो एक चक्कर में जो कुल ऊर्जा है वह 0 से लेकर t तक उसका इंटीग्रेशन कर दिया है, UDT हो जाएगा, और उसमें एक टाइम पीरियड का भाग दे दिया, तो 1/t कर दिया। तो ये देखिए u बराबर 0 से t हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस अल्फा डैश dt। अब साइन स्क्वायर थीटा
डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 से लेकर टी के लिए करेंगे, या साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के लिए करें इंटीग्रेशन, तो उसका मान आता है t/2, अर्थात साइन का स्क्वायर का अगर मैं एक चक्कर के लिए एवरेज लेता हूँ तो उसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है हाफ। साइन थीटा और कोस थीटा के अलग अलग मान होते हैं 0, इस बात का ध्यान रखना। तो हाफ वैल्यू आएगी इसका मतलब है टी से मल्टीप्लाई है तो t/2 हो जाएगा। तो माध्य स्थिति ऊर्जा हो जाएगी किसी भी कण के लिए, वह कितनी होगी, u बार बराबर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में अपन 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन लेंगे और बाकी इक्वेशन का माना जाएगा t/2 से 1/t से t कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2। तो इस पूरे इक्वेशन का माना जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई ये वाला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर से। तो u मीन बराबर या u माध्य बराबर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। अब इस लाइन से आप समझने की कोशिश की, देखिए u मिनिमम 0, u अधिकतम हाफ m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर, तो माध्य क्या होगा 1/4 m ओमेगा 0 स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से आप सरल आवर्त गति के बारे में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपन अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इसके लिए। अपन इसमें और आगे ज्ञात करेंगे, कोई भी स्प्रिंग है उन स्प्रिंगों को खींच के छोड़ दिया जाए तो उनकी गति किस प्रकार से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग को अगर वर्टिकली मोशन कराया जाए या हॉरिजॉन्टली मोशन करवाया जाए तो उसकी गति किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। और सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है वो डिस्कस करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।